लास्ट लेक्चर में जब आप हेनरी लॉ कर रहे थे तो उसकी छोटे छोटे एक दो लिमिटेशंस है जो आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। जैसे कि आपके पास हेनरी लॉ जो सीधी सी बात है सोल्युबिलिटी के बारे में बता रहा था गैस की लिक्विड के अंदर। तो आपके पास दो कंपोनेंट थे बेटा, एक था लिक्विड जिसके अंदर आप किस चीज को डिसोल्व कर रहे थे, गैस के लिए। तो उसकी छोटी छोटी कुछ लिमिटेशंस थी जहां पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे पहली चीज आपके पास ये लो प्रेशर्स के ऊपर ही आपने देखा था गैस की जो सोल्युबिलिटी थी वो डायरेक्टली डिपेंडेंट थी किससे, प्रेशर अप्लाइड, प्रेशर एक्सटर्नली जितने आपने अप्लाई किया था। तो आपका जो प्रेशर अप्लाई है ये एक नॉर्मल इंटरमीडिएट सी कंडीशंस में हो, अगर आपने प्रेशर बहुत ज्यादा अप्लाई कर दिया तो आपकी रीडिंग जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसके हिसाब से एक्यूरेट नहीं आएंगी। तो पहली लिमिटेशन कि प्रेशर आपके पास ठीक ठाक सा होना चाहिए, लो ही हो बहुत ज्यादा हाई ना हो। दूसरी लिमिटेशन गैस लिक्विड के अंदर सोल्यूबल ना हो, मतलब गैस आपके लिक्विड के साथ इनर्ट हो, ना तो उसके साथ जाके एसोसिएट होती हो, बॉन्ड बनाती हो और ना ही उसको रिपेल करती हो, उनके बीच में ऐसे रिपल्सिव फोर्सेस हो। तो अगर ऐसा होगा तो ही आपके पास ये मैथमेटिकल लॉ अप्लाई होगा। लेकिन अगर आपके पास गैस सोल्यूबल हो गई है जी किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, मतलब उनके अंदर कोई ना कोई बॉन्ड बन गए, कोई ना कोई अट्रैक्शन आ गई, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड हो सकते हैं, तो ये लॉ आपके पास बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा। और आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट भाई टेम्परेचर जो है, ये तो था, ये दोनों एक किस्म से एक दूसरे के एप्लीकेशन ही हैं, लेकिन मेन है कि टेम्परेचर पूरे लॉ के दौरान जब आप इसको अप्लाई कर रहे थे, गैस को लिक्विड के अंदर सोल्यूबल कर रहे थे, तो भाई आपके पास कांस्टेंट हो। अगर टेम्परेचर वेरी किया तो सीधी सी बात है आपके पास ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। वजह, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी घटेगी, ऊपर से आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, वो सोल्युबिलिटी बढ़ा और घटा रहा होगा, तो दोनों फैक्टर एक दूसरे को ऑब्वियस सी बात है डिस्टर्ब करेंगे, तो उसकी वजह से ये लॉ आपके पास एप्लीकेबल नहीं होगा। प्लस टेम्परेचर जब आप कांस्टेंट कर रहे हैं तो उस टाइम पर आप उसको बहुत ज्यादा लो नहीं करेंगे। अगर आपने टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो कर दिया तो आपका लिक्विड जो है या गैस जो है वो लिक्विड हो सकता है आपके पास फ्रीज होके सॉलिड बन जाए, या हो सकता है गैस कंडेंस होके लिक्विड बन जाए, तो भी उस केस में आपका ये जो लो है ये बेटा फेल हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी लिमिटेशंस है, होपफुली आपको समझ में आ गई होंगी। एक चीज और ध्यान रखोगे, ये लॉ तभी एप्लीकेबल है जिस टाइम पर आपके पास सॉल्यूशंस काफी डाइल्यूट है। हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस में भी आपके पास ये लॉ इनएक्यूरेट हो जाता है। तो 4-5 चीजें हैं, होपफुली आपने इनको नोट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे सेकंड लॉ की, राउल्ट्स लॉ की। क्या समझाया राउल्ट्स लॉ ने, किस बारे में राउल्ट्स लॉ ने बात की? तो हेनरी ने समझाया था कि भी गैस लिक्विड में सोल्यूबल कैसे होगी, वहीं राउल्ट्स ने समझाया कि भी दो लिक्विड एक दूसरे में सोल्यूबल कैसे होंगे। तो हेनरी में और राउल्ट्स में फर्क इतना है कि हेनरी समझा रहा था गैसेस के सोल्यूबिलिटी इन लिक्विड, वे राउल्ट्स समझा रहा है एक लिक्विड की दूसरे लिक्विड के अंदर सोल्यूबिलिटी। तो बेसिकली लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए आपके पास राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल होगा। ये बिल्कुल हेनरी का एक स्पेशल केस है जिसमें हम बाद में बात भी करेंगे। अब टॉपिक पे आते हैं। आपके पास हेनरी शुरू करने से पहले 2-3 छोटे छोटे वर्ड्स हैं। पहले, अपना सिलेबस सिर्फ बाइनरी मिक्सचर्स की ही बात करेगा। बाइनरी मिक्सचर वो मिक्सचर होंगे जिनके अंदर आपके पास दो ही कंपोनेंट होंगे, एक आपके पास सोल्यूट और दूसरा आपके पास सोलवेंट, और दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स होकर क्या बना लेंगे, सॉल्यूशन। फिलहाल हम ए और बी यूज करें सोल्यूट और सोलवेंट के कंपैरिजन में। दूसरा, आपके पास जो सॉल्यूशंस के अंदर जो लिक्विड यूज हो रहे हैं वो भाई आपके पास वोलाटाइल होने जरूर चाहिए। सॉल्यूशन के अंदर जो लिक्विड यूज होंगे बेटा वो आपके पास कैसे होने चाहिए, वो आपके पास वोलाटाइल होने चाहिए। वोलाटाइल मतलब भाई जिनका बॉइलिंग पॉइंट काफी लो हो। बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होने का मतलब भाई इजीली वो वेपराइज हो जाए, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो उन्हीं मिक्सचरों की यहां पे बात होगी। अगर आपका एक भी कंपोनेंट सॉलिड या सॉल्वेंट से नॉन वोलेटाइल हो गया तो आपका ये लॉ कुछ अलग ही तरीके से वर्क करेगा जो आप आगे जाके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। तो पहली चीज बाइनरी मिक्सचर के लिए एप्लीकेबल है। दूसरी, जो दोनों कंपोनेंट हो, दोनों ही कंपोनेंट कैसे होने चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए, जो इजीली बॉयल हो जाए और बॉयल होकर जल्दी से कन्वर्ट किस में हो जाए, वेपर्स के अंदर। अब बार बार में वेपर की बात चल रही है, तो वेपर क्या है सबको पता ही भाई, जनरली लास्ट ईयर गैसेस स्टेट में आपने कंप्लीट डेफिनेशन भी पढ़ी थी, लेकिन आप इसको ऐसा मान सकते हैं फिलहाल टाइमिंग के लिए कि भाई आपके पास लिक्विड और गैस के ऑलमोस्ट बिल्कुल बीच सी की स्टेट क्या है, आपके पास
वेपर स्टेट है, जिसके अंदर थोड़ा सा कंटेंट लिक्विड का भी है और थोड़ा सा कंटेंट आपके पास गैस का भी है। बेसिकली ये गैसियस ज्यादा होगा। अब बार बार में आप बात करोगे वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर क्या होगा? मिक्सचर के अंदर दो फेजेस हैं। एक फेज आपके पास लिक्विड फेज, रेड पेन से जो डिफाइन कर रखा है, दूसरा है आपके पास वेपर फेज, ठीक है जी, जो आपके पास ब्लू पेन से। दोनों एक साथ हमेशा, क्योंकि वोलेटाइल है तो इजीली बॉयल होगा, तो दोनों हमेशा आपके पास इक्विलिब्रियम में रहेंगे। लिक्विड कंटिन्यू होता रहेगा वेपर के अंदर, वेपर कंडेंस होके आता रहेगा लिक्विड के अंदर, और इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम बना रहेगा। इक्विलिब्रियम आपको पता है, जहां पे दो अपोजिंग प्रोसेसेस सेम रेट के साथ होती रहती है ना। तो यहां पर आपके पास रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन हमेशा ऑलमोस्ट सेम स्पीड के साथ चलती रहेंगी। फिर से ध्यान दीजिएगा, सेम स्पीड सेम अमाउंट नहीं, अमाउंट अलग होंगे, सेम भी हो सकते हैं लेकिन मोस्टली अलग भी होंगे। अब जब इन दोनों के बीच में आपके पास इक्विलिब्रियम एग्जर्ट होगा तो उस टाइम पर ये जो है आपके पास वेपर, ये कॉन्टिन्यूअसली आपके लिक्विड को टक्कर मारते रहेंगे, और टक्कर मारने की वजह से हमेशा एक प्रेशर एग्जर्ट होगा। अरे वेपर प्रेशर, गैसेस के अंदर जो प्रेशर वर्ड था वही तो था कि कितना आपके कंटेनर के साथ वो कोलाइड कर रही है। तो वहीं पर यही चीज आपके वेपर करेंगे। वेपर कॉन्टिन्यूअसली आपके पास कोलाइड करते रहेंगे, किसके साथ? लिक्विड के साथ। और वो जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे उसी प्रेशर का क्या नाम रहेगा? वेपर प्रेशर। अब इसी वेपर प्रेशर पर आप बात करो। हाँ, ये बात दिमाग में आप फिलहाल नोट कर लो कि आपके पास एक साथ यहां पर वोलेटाइल लिक्विड के केस में दो फेजेस आ गए हैं। एक है आपके पास लिक्विड फेज, यानी कि आपका मिक्सचर का कुछ हिस्सा हमेशा लिक्विड की फॉर्म में रहेगा, कुछ हिस्सा हमेशा वेपर की फॉर्म में रहेगा, ठीक है जी। तो ये दो चीजें तो आपके पास वोलेटाइल लिक्विड में होंगी ही होंगी। क्या? हर एक मिक्सचर, अब दो कंपोनेंट, पहले मिक्सचर के अंदर दो कंपोनेंट थे, कौन कौन से? एक भाई थोड़े अमाउंट वाला सॉल्यूट और दूसरा ज्यादा अमाउंट वाला सॉल्वेंट। और अब उसके दो फेज भी हैं, एक वोलेटाइल मिक्सचर किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है, और उसका कुछ हिस्सा किस फॉर्म में है? वेपर की फॉर्म में है। अब हम बात करते हैं राउल्ट्स लॉ की। राउल्ट्स लॉ बिल्कुल हेनरी लॉ जैसा ही था, और उसने कहा कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, देखो जी, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। वहां पे भी तो यही था। अब प्रोपोर्शनलिटी को आपने हटाया तो उसकी जगह कांस्टेंट आ गया P0A। सिमिलरली दूसरा जो लिक्विड कंपोनेंट था उसका प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा? मोल फ्रैक्शन से। होगा नहीं होगा? प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, फिर से क्या आ गया? कांस्टेंट P0B। तो भाई आपके पास क्या बन गया? PA बन गया P0A इंटू xi A, और सॉरी यहां पे गड़बड़ थी, और आपके पास PB बन गया P0B इंटू में xi B। तो आपके पास सिंपल वही हेनरी लॉ है। वहां पे KH आ रहा था, यहाँ पे P0A P0 भी आ रहा है, उसी का स्पेशल केस हो गया ना भाई। क्या? हेनरी लॉ का स्पेशल केस क्या है? राउल्ट्स लॉ। वहां पर भी क्या था? PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट, PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही कंपोनेंट आपके पास वोलेटाइल है। और P टोटल किसके इक्वल हो जाएगा? PA प्लस PB। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है P0A एंड P0B, ये किसी भी लिक्विड जिसकी आप बात कर रहे हो उसकी प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर वेपर प्रेशर को डिनोट करेंगे, कि उसका वेपर प्रेशर प्योरेस्ट, मतलब जब वो किसी के साथ मिक्सचर नहीं बना रहे थे, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट पे वो आराम से स्टे कर रहे थे, उस टाइम पर उनका वेपर प्रेशर कितना होगा? वही क्या होगा? उनका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब आपके पास पेपर में डेफिनेशन आ जाए, डिफाइन राउल्ट्स लॉ 1 नंबर में, तो लास्ट टाइम भी बात हुई थी, जो है उसी को लिख दो। क्या? vapor pressure of a component is equal to the multiplication of the vapor pressure in its pure form and its mole fraction। यही तो है, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसकी प्योरेस्ट फॉर्म की क्या वेपर प्रेशर की मल्टीप्लीकेशन है, किसके साथ? उसकी मोल फ्रैक्शन के साथ। तो फिर से एक बार डेफिनेशन आप खुद लिखोगे, फिर से आराम से सुन लीजिए। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड is equal to the multiplication of the vapor pressure of liquid in its pure form and its mole fraction। That's it, बन गया जी। अब आपने टोटल वेपर प्रेशर, क्योंकि दोनों ही कंपोनेंट लिक्विड में है, तो किसके इक्वल हो जाएगा? PA प्लस PB। क्योंकि भाई मान लो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन ने प्रेशर एग्जर्ट किया 10 यूनिट्स, 10 मान लो भाई आपके पास 12, इनकी मल्टीप्लीकेशन ने किया 12, तो भाई टोटल प्रेशर कितने एग्जर्ट हो जाएगा? 10 जमा 12 22। तो सेम काम यहां पे होगा कि P total will equal to the vapor pressure of the first phase and the vapor pressure of the second phase।
अब टोटल वेपर प्रेशर को मैथमेटिकली आप सोल्व करो, पी ए इंटू जाई ए, पी नोट बी इंटू जाई बी। अब आपको ये पता ही है जाई ए प्लस जाई बी हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के लिए। अरे मोल फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी है आपके पास, बस तो आपने उसी को ओपन अप कर लिया, यहाँ पे उठा के पुट कर दिया, और पी टोटल का आपका फार्मूला जाई बी की फॉर्म में ऐसे आ जाएगा। और आप चाहो तो यहाँ पे जाई ए को रख लो और जाई बी की जगह 1 माइनस जाई ए बना लो, तो आपके पास 2 फार्मूले आराम से आ सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपका क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है, लेकिन ये फार्मूला प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कभी भी रटेना, सिर्फ इसको समझ लें। ये आप चाहोगे तो 20 सेकंड 30 सेकंड में आप आराम से खुद भी बना लोगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, स्पेशली ग्राफिकल क्वेश्चंस या आपके पास मैथमेटिकल क्वेश्चंस। तो भाई यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन जब पूछ जाएंगे तो आप प्लीज क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना क्वेश्चन बना लेना कि कौन से कंपोनेंट की बात कर रहा है। नेवर करें दिस, खुद करके जरूर देख लेना एक बार, हो जाएगा। अब आपको एक बात और समझ में आ गई, अभी अभी बात हुई थी, अरे आपका मिक्सचर 2 फेज में था ना, लिक्विड में और वेपर में। लिक्विड में उसकी जो कंपोजिशन थी उसको आपने मोल फ्रैक्शन जाई ए और जाई बी की फॉर्म में डिनोट कर दिया, लेकिन कुछ हिस्सा वेपर में भी तो कन्वर्ट हो गया। वेपर में कितना कन्वर्ट हुआ, तो राउल्स ने ये भी कैलकुलेट करके दिया। वेपर के लिए जो कंपोजिशन थी, जो अमाउंट था, उसको उसने डिनोट किया वाई से। अरे जाई को तो एक्स को तो खा गया लिक्विड फेज, तो भाई आपके पास वेपर फेज के लिए जो कंपोजिशन है उसको डिनोट करने के लिए मोल फ्रैक्शन के लिए आप क्या यूज करेंगे, वाई ए, और बी के लिए वाई बी। तो वाई ए किसके इक्वल होगा भाई, प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर। सिमिलरली वाई बी क्या होगा, प्रेशर ऑफ बी डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर। अब ये कैसे निकाला है, ये अपने राउल्स लॉ ने आपको अच्छे से समझा ही दिया है। तो ये था आपका स्टार्टिंग का राउल्स लॉ। कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज आप इस चीज को देख लीजिएगा। बेटा जी अब हम बात करते हैं आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्स लॉ। यहाँ पर कई बार छोटी छोटी कंफ्यूजन रहती है, तो मैंने आपको छोटे छोटे कंफ्यूजनों को अलग अलग हिस्सों में तोड़ के समझाने की कोशिश की है। देखो आपको लास्ट लेक्चर में भी और वैसे भी हमेशा से ही पता है, आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कर्व हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। तो वही चीज यहाँ पे है। मान लो आप कंपोनेंट ए की बात करो, ठीक है, 2 ही कंपोनेंट आपके पास, एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट, एक को आपने ए बोल दिया और एक को बी। तो एक्स एक्सिस के ऊपर आप ले आए बेटा मोल फ्रैक्शन, और वाई एक्सिस के ऊपर ले आए वेपर प्रेशर। तो भाई आपके पास मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, सबको पता है 1। अरे कितने भी आपके पास मिक्सचर के कंपोनेंट हो, उनका मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन वही कितना सकता है। मान लो 2 कंपोनेंट है तो आपको पता है जाई ए प्लस जाई बी कितना हो जाएगा 1। मान लो 5 कंपोनेंट मिलते हैं तो जाई ए प्लस जाई बी प्लस जाई सी प्लस जाई डी प्लस जाई ई विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। कितने कंपोनेंट हो तो मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू उनके लिए क्या हो सकती है 1। तो एक कंपोनेंट अगर होगा उसके लिए भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1। इस चीज को तो पता ही है सबको कि मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 अटेन कर सकती है। अब आगे आ जाओ कि आपके पास पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जाई ए, तो इसका कर्व क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ऐसे ही भाई आपकी बार ऐसे कि थोड़ा सा उल्टा बना दिया कि भाई आपके पास फिर से वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर और इस पे, तो ये भी लाइन कैसी आएगी आपके पास, स्ट्रेट लाइन। पी बी इज इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी इंटू जाई बी। सिमिलरली पी ए किसके इक्वल होगा बेटा आपके लिए, पी नोट ए इंटू में जाई ए, है ना। और यहाँ पर एक्स एक्सिस पे जो मैक्सिमम वैल्यूज होंगी वो कहां से कहां तक होंगी आपके पास, 0 से लेके 1 तक। ऐसे यहाँ पे भी एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके 1 तक। अब भाई मान लो आपकी मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन अटेन हो गई, उस टाइम पर मैंने इस टाइप से लाइन ड्रॉ कर ली भाई दोनों ही कर्व्स में। तो अगर आपकी वैल्यू पी ए इज इक्वल टू पी रेट इनटू जाई ए और ये जाई ए हो गई 1, तो जिस जगह पर आपका पी ए का ये जो कर्व है ये कट कर रहा होगा उस वैल्यू को क्या बोल दोगे आप, अरे मैथमेटिकली देखना जाई ए 1 है तो पी किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, पी नोट इंटू ए। सिमिलरली यहां वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी नोट इंटू डी, हाँ है ना। लेकिन एक सीधी सी बात बताओ, क्या मिक्सचर के अंदर एक कंपोनेंट है, नहीं, मिक्सचर तो 2 कंपोनेंट का मिनिमम बाइनरी है, अपना सिलेबस बात ही बाइनरी की कर रहे हैं। तो बेटा जी मिनिमम कंपोनेंट आपके पास 2 है, दोनों को मिक्स कर दिया तो इन दोनों कर्व को मिक्स कर दो, क्या कुछ ऐसा कर्व नहीं आ जाएगा। ये पी ए का कर्व है जहां पे कट करता था मैक्सिमम वैल्यू, जहां पे जाई ए की वैल्यू 1 होगी,
इस तरफ जाई भी आ रहा है, ठीक है, दोनों को मिक्स कर दिया तो भाई आपके पास इस टाइप से कर्व आ गए। और इन दोनों कर्व्स को ही अगर आपने जोड़ दिया तो वो क्या आ जाएगा आपके पास से पी टोटल दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस में पी बी, है ना। तो यहां पर छोटी छोटी बातें याद रखने की जरूरत है आपको कि कई बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कराने के लिए ग्राफ दे देगा और पी नोट ए और पी नोट बी की वैल्यू नहीं देगा, पी ए पूछ लेगा, पी बी पूछ लेगा, कुछ भी पूछ ले। तो आपको ध्यान रखना है जहां पर आपका कर्व कट कर रहा होगा दोनों ही केसेस में वो जो इंटरसेप्ट्स आपके पास आएंगे वो इंटरसेप्ट आपकी प्योर वेपर प्रेशर की वैल्यू होगी, क्योंकि जनरली आप वैल्यूज को बढ़ाते जाते हो एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं देते, लेकिन मोल फ्रैक्शन में आपको पता है मैक्सिमा इज 1। तो जहां पर आपकी कंसंट्रेशन उनको अटेन कर जाएगी वहां पे आपके पास क्या हो जाएगा प्योर वेपर प्रेशर आ जाएंगे। दैट्स इट, ये तो था। और पी टोटल क्या हो जाएगा पी ए प्लस में पी बी, खत्म काम। तो इस तरीके से आपके पास आप इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो और ये आ गया आपके पास मिक्सचर का कर्व। अब जो भी मिक्सचर्स आपके राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे उन मिक्सचर्स को आप बोलोगे आइडियल सॉल्यूशंस, और जो उसको फॉलो नहीं करेंगे ऑब्वियसली बात वो कौन से हो जाएंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो राउल्ट्स लॉ क्या था भाई, लिक्विड की लिक्विड में सॉलिडिटी डिफाइन कर रहा था, दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल होने चाहिए, और उसके बाद सिंपल हेनरी लॉ की तरह ये आ ही गया था। हेनरी लॉ में और इसमें थोड़ा डिफरेंस ही नहीं है, वो क्या कर रहा था आपके पास मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या थी आपके पास सॉल्युबिलिटी, प्रेशर अप्लाई करो तो मोल फ्रैक्शन आपके पास बढ़ेगी। तो क्या बन गया था P इज इक्वल टू के एच इंटू में जाई। यहां पे क्या था सेम ही तो चीज थी, यहां पे क्या बन गया आपके पास पी नोट ए इंटू में जाई। तो इसका स्पेशल केस क्या, जब आपके पास के एच की बजाय पी नोट ए आ गया तो आपके पास क्या एप्लीकेबल हो जाएगा राउल्ट्स लॉ, और जो भी सॉल्यूशन इसको फॉलो करेगा वो आइडियल गैस की तरह। अरे आइडियल गैस क्या थी जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करती है हर एक टेम्परेचर हर एक प्रेशर पे। ऐसे ही आपके पास राउल्ट्स लॉ के हिसाब से आइडियल सॉल्यूशंस कौन से होंगे, वो सॉल्यूशंस जो आपके पास राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे इन एवरी एंड ईच कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट्स इट। और जो किसी भी टेम्परेचर प्रेशर में इसको फॉलो नहीं करेंगे वो क्या हो जाएंगे नॉन आइडियल। और ये थी इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक बार इसको नोट कर लो, कुछ दिक्कत रह जाएगी तो इसमें हम बात क्लास में कर लेंगे, ठीक है।